कि अगर इंसान अपने मन में कुछ ठान ले तो कामयाबी को भी जक मार के उस इंसान के सफलता के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है और कामयाबी उस इंसान के कदम चूमती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायिका, पूर्व जिला प्रमुख और मौजूदा प्रधान सज्जन जी कटारा हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जन जी कटारा का परिचय देने की तो किसी को आवश्यकता नहीं। सज्जन जी सबसे पहले कटारा मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जन्म 1953 में हुआ। उस समय की स्थिति में महिलाएं आज भी जहां आप जिस एरिया से आती हैं और जिस समाज से आप ताल्लुक़ रखती हैं वह महिलाएं आज भी घूंघट प्रथा में रहती हैं। पढ़ाई के लिए उनके प्रति थोड़ा सा कम जागरूकता है। आपने उस जमाने में भी एमए करी। किस तरह से परिवार का माहौल रहा और माता पिता का कितना समर्थन रहा? इस पढ़ाई के मामले में तो मेरे पिताजी का बहुत समर्थन था। उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और एक ही शब्द में उन्होंने कह दिया था कि बाकी कुछ भी करो लेकिन पढ़ना तुमको पड़ेगा जी। तो उनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली। वो एक मैं ऐसे गांव से थी जहां पर शहर की हवा ही नहीं लगती थी जी। कोई जानता ही नहीं था उस गांव को। एक छोटा सा गांव है ईश्वरदेव के पास में अंदर माकुलपा गाँव, वहाँ मेरा जन्मस्थली रही। मेरे पिताजी किसान थे और उस इलाके के मुखिया भी थे। यूँ अनाज वगैरह काफ़ी था लेकिन आर्थिक रूप से तो कमजोरी माना जाना चाहिए उस समय की स्थिति जी। तो उसमें हमने संघर्ष करके, मैं तो कोई 5 किलोमीटर पैदल जाती थी पढ़ने के लिए जी। मेरे गांव से जी, छोटी पहली क्लास से सब पढ़ती थी, वहाँ चल के जाना वापस आना। लेकिन हमारा एक पिताजी का बहुत इंटरेस्ट रहता था, पढ़ना है पढ़ाना है बच्चे को। तो ये तो उनका था ही, इसलिए हमको पढ़ा और काफ़ी प्रेरणा मिली। वहाँ पढ़ी हमने 5वीं तक वहाँ पढ़ा। फिर मैं उदयपुर मेरे को पिताजी रख के गए छात्रावास जी जी, महिला मंडल छात्रावास में। इससे पहले मेरी बड़ी बहन भी लेके गई थी यहाँ पर और मेरे भाई भी चित्तौड़ छात्रावास में पढ़ते थे उसमें जी। तो मतलब शुरू से आपके परिवार के अंदर पढ़ाई का एक माहौल? हाँ, पढ़ाई का माहौल सपना था कि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई तो उनको करनी थी। कई बार हम देखते हैं कि हमने, आपने शायद गीता फोगट का नाम सुना होगा, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाई थी। जब उनके पिताजी ने उन्हें कुश्ती के लिए प्रोत्साहित किया कि नहीं लड़की है फिर भी तो कुश्ती लड़नी पड़ेगी, तो गांव वालों ने उनका विरोध करा। कई बार आपके पिताजी को भी आप बेटियों को पढ़ाने के लिए विरोधाभास झेलना पड़ा? पिताजी तो गांव वालों का विरोध, गांव वाले कहते थे कि क्या करेगी लड़की पढ़ के, इनको तो ससुराल ही जाना जी। पढ़ लिख के लड़कियों को क्या कराओगे, वैसे ही पढ़ाई है लड़कियाँ। ये एक थिंकिंग थी उसमें गाँव के अंदर और आज भी बहुत से गाँवों में है। इसलिए महिला दूर दराज क्षेत्र में अभी भी पिछड़ी हुई हैं और काफ़ी घूंघट वगैरह उनके जो प्रथा है उसमें तो वो रहती ही। और अगर उससे बाहर जाए तो काफ़ी समाज बर्दाश्त नहीं करता है, टोका टिप्पणी होती हैं और कई तरह की बातें उनके साथ। इसलिए महिला अपने संयमित तरीके से जीती हैं, लेकिन फिर भी गांव के परिवेश बिल्कुल अलग है आज भी और उस समय तो था ही था जी। लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव आया है, महिलाओं में काफ़ी जागरूक धीरे धीरे बन रही हैं और पढ़ाई का भी माहौल हुआ है। बाद वाली जो बालिकाएँ हैं वो विशेष तौर से अभी सरकार ने जगह जगह जो स्कूल खोलने हैं उसका कारण से लड़कियों को भी एक मौका मिला पढ़ने का। इलाके में तो अभी वाली लड़की तो पढ़ी गई है जी। तो पहले हमारे समय में तो मात्र मेरी बहन और मैं उस इलाके से आए थे इधर ऐसे जी। हाँ, तो बहुत बड़ा संघर्ष किया हमने यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, काफ़ी संघर्ष करते 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 हमने सारी पढ़ाई की। यहाँ पर महिला मंडल छात्रावास में हम रहे, फिर मेरा कॉलेज छात्रावास में रहे और वहाँ कॉलेज एजुकेशन किया। उसके बाद विद्याभवन से मैंने BEd की ट्रेनिंग करी। BEd भी करा? हाँ, BEd किया मैंने 76 में कर लिया था, BEd 76-7 में। उसके बाद मैंने MAd किया
अच्छा। एमएड भी किया, एमएड किया हिमाचल यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमए भी किया, डबल एमए भी किया, और 2 सब्जेक्ट में मैंने एमए कर रखा है, डबल एमए कर रखा है। तो पढ़ाई का एजुकेशन तो मेरा बहुत है, और ये हमारे पिताजी के संस्कार और उनका हमारे पे जो आशीर्वाद रहा उस वजह से हम आगे एक विश्वास भी था आपके ऊपर। विश्वास था। वो कुछ भी करके, उस समय तो उनके पास कैश पैसा नहीं था बिल्कुल। हाँ, मतलब तो अनाज भी वो अनाज बेच देते थे, और अनाज बेच के फिर हमको पैसा देते थे कि ले जाओ। इस तरह से पढ़े। अच्छा, एक बात बताएं कि खेमराज जी कटारा साहब अपने आप में एक बहुत ही कद्दावर शख्सियत रही। मतलब इस पूरे अगर 7 विधानसभाओं को देखें, 8 विधानसभा है, उसमें उदयपुर शहर को छोड़ दिया जाए तो 7 विधानसभाएं, जो जिनमें से 5 विधानसभाएं SC/ST बाहुल्य है, वहाँ खेमराज कटारा साहब का अपने आप में वर्चस्व था। उनके जाने के बाद आपने परिवार को भी संभाला और राजनीतिक कुर्सी को भी संभाला, और आज भी कटारा साहब के जाने के बाद भी राजनीति आपके इस घर के इर्द गिर्द ही घूमती। कैसे पूरा मैनेज करा, महिला होने के बाद परिवार को भी संभालना, राजनीति में लोगों से भी मिलना, उनकी समस्याओं को भी सुलझाना, विधायिका भी थी, जयपुर आना जाना, जिला प्रमुख भी रही, प्रधान भी है, हर चीज़ कैसे संभाल पाते हो? नहीं, वो तो मैं कर लेती हूँ, ये तो काफ़ी अच्छी तरह से कर लेती हूँ। मेरा बैकग्राउंड ही ऐसे ही रहा शुरू से। जी। फिर कटारा साहब थे, उनके साथ रह के मेरे को काफ़ी सीखने को मिली पॉलिटिक्स। जी। हालांकि मैं नहीं आना चाहती थी राजनीति में, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी, कटारा साहब नहीं रहे और उनकी विरासत थी, उन्होंने कहा था मेरे को संभालना थी। तो काफ़ी इधर इस इलाके के लोग तो बहुत पिछड़े हुए थे उसमें। कटारा साहब काफ़ी मेहनत करके उन्होंने इलाके में वो जागरूकता लाए थे लोगों को आगे लाने का। बाकी ये इलाका ऊपर वाला ही है, नाई से ऊपर वाला इलाका, तो कोई बाहर आने को तैयार नहीं था, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। तो कटारा साहब ने बहुत मेहनत की पूरी। कभी कभी मैं भी साथ चली जाती थी, देखती थी ये, और यहाँ भी लोग आते थे, उनको पीछे से मैं संभालती थी। तो हमारा एक परिवार का संस्कार भी ऐसा, तो हम ऐसे पीछे नहीं हटते थे। जो भी हमारे पास होता उनको उनका स्वागत करना, उनको रखना, उनकी मतलब अगर आपकी कहानी देखी जाए तो लमसम सोनिया जी और आपकी कहानी लमसम समांतर। सोनिया जी भी राजनीति, सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते थे, पर राजीव जी के अचानक देहांत के बाद उन्हें कुर्सी संभालनी पड़ी। हालांकि राजीव जी के साथ वो भी आती जाती थी और राजनीति को करीब से देखा उन्होंने भी। आप भी राजनीति में सक्रिय राजनीति नहीं आना चाहती थी, पर आने जाने वाले हर लोग से आप मुखातिब होती थी और उनकी समस्याओं को सुनती थी। दिल में कहीं पीड़ाएं होती थी महिलाओं के लिए, कि महिलाएं शोषित हो रही हैं। आज भी पल्ला पड़ता है, बाल विवाह होते हैं, इनको लेकर कटारा साहब ने खूब प्रयास करे, आपने भी करे। अब इन पर कितनी लगाम पाई गई? नहीं, उस समय क्या कि मैं भी एजुकेशन में थी, एक्चुअली जॉब में थी, शिक्षा विभाग में। अच्छा। मैं प्रिंसिपल थी, इससे मेरे काफ़ी मेरे 3rd ग्रेड में सर्विस लगी स्कूलों में। जी। तो महिला उसमें बालिकाएं थे, मैं हर समय मैं प्रथम पद पे रही संस्था प्रसाद जी। तो बालिकाओं के प्रति मेरा बहुत लगाव था जी। और इनको कैसे आगे लाया जाए, ये मेरा भावना शुरू से रही। महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति। स्कूल में हम पढ़ाते थे, तब भी मैं सारे शिक्षकों, उनके साथ शिक्षकों कहती थी कि इनको ध्यान दो, इनको फेल नहीं करना एक भी बच्ची को, क्योंकि ये 10वीं का अगर सर्टिफिकेट लेगी, इसके ससुराल में जाएगी तो इसका सम्मान बहुत बढ़ेगा। ये मैं हर शिक्षक को कहती थी कि इनको फेल नहीं करना, इनको किस तरह से पढ़ाओ और परीक्षा में अच्छे नंबर आवे, अच्छे नहीं पासिंग मार्क्स तो आ ही जाए इसका, ये हमेशा मेरी धारणा रहती थी। और बालिकाओं के ऊपर भी मैंने बहुत ध्यान दिया। कई तरह की समस्या आती है बालिकाओं के साथ काम करने में भी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत से और बालिकाओं को मेरी खुद की स्वयं की अपनी बच्ची की तरह उनको, हालांकि मेरी बच्ची नहीं है लेकिन फिर भी बहुत समझाया मैंने, बहुत संभल दिया उनको, बहुत सिखाया और हर दृष्टि से हर क्षेत्र में आने के लिए उनको प्रेरणा दी हमने। और फिर पॉलिटिक्स में आना पड़ा और उसके बाद में महिलाओं के साथ, और जैसे भी बालिकाएँ हमारे बहुत ही नज़दीक की रहती थी, तो स्कूलों में आना जाना, एजुकेशन में ये मेरा अच्छा रूटीन रहा। और
महिलाओं के ऊपर भी हमने बहुत ध्यान दिया, उनको आगे लाने के लिए, आगे दौड़ने के लिए, विभिन्न संस्थाओं में दौड़ने के लिए, और किस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं महिलाओं के साथ, उनको कैसे लड़ा जाता है, कैसे संघर्ष किया जाता है, समाज में कैसे अपना स्तर बना के रहना रखना पड़ता है, और कैसे समाज से अपन आगे समाज में रहकर आगे बढ़ सकते हैं, और समाज की मर्यादाओं का भी उनको ध्यान रखना है। ये कल भी मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था पंचायत समिति गिरवा में, तो महिलाओं को एक ही सीख दी, उनके अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अपनी रक्षा ताकत खुद बनाए, ताकि कोई आपके ऊपर किसी तरह की कोई आंच नहीं आवे, और आप बहुत ऐसे मर्यादित रह के ना काफ़ी अच्छा आगे बढ़ सकती हैं, बहुत काम कर सकती है। महिला आधी आबादी है, इनको हम नहीं सिखाएंगे तो और कौन सीखेगा। हालांकि सोनिया जी वगैरह का इनका तो हम कहीं कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे छोटे स्तर पर ये विचार हमेशा रहा, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिला आगे बढ़े, ये सुनते रहिए। जी, एक सवाल आपसे और जानना था कि हर किसी का एक रोल मॉडल होता है, एक आदर्श है। आपके जीवन में आपके आदर्श कौन रहे? मेरे जीवन में मेरे आदर्श तो मेरे पिता के अलावा, माता पिता के अलावा और कोई नहीं रहा। उसके बाद में ये आए तो 18 साल से भी मैं काफ़ी सीखने को मिला, जिस हिसाब से वो चलते थे, आगे बढ़ने का काम कहते, मैं नौकरी नहीं करूँगा, सरकारी सर्विस में नहीं जाऊँगा, और हमारी लड़ाई होती रहती थी कि आप करो। उनका तो उनकी नाम उसमें आ गया था इंजीनियरिंग में, तो भी उन्होंने छोड़ दिया, एग्रीकल्चर में आया, वीडियो में आ गया नंबर, तो के मैडम मैं नौकरी नहीं करूँगा, मेरे को बस लोगों की सेवा करनी है, तो सेवा ही करूँगा। और मेरे को जाना था, तो बीएससी में पढ़े थे एग्रीकल्चर, तब से वो हमारा झगड़ा ही होता रहता था आपस में। मुझको राजनीति मेरे को पसंद नहीं, लेकिन उनकी चॉइस राजनीति थी पहले, और लोगों की सेवा करना, तो काफ़ी लोगों के में बीच में रहे, तो मेरे को तो उनके साथ रहते के उधर झुकना ही पड़ा, उनके साथ उनकी बात माननी पड़ी। और हकीकत भी था, हमारा समाज एक्चुअली बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी समाज से, तो हम लोग थोड़े से पड़ जाए, आगे बढ़ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखें तो भी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए हम समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, और जो समाज चाहता है उसके अनुसार ही काम करने की कोशिश करते हैं। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि चैनल के माध्यम से महिलाओं को कोई संदेशा देना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी संघर्ष किया, आपने घर परिवार को संभाला, आपने कटारा साहब की विरासत को भी संभाला, पर आज भी महिलाएं, आज की जो महिलाएं हैं, मॉडर्न महिलाएं जिन्हें हम कहते हैं, वो अगर किसी के कोई बच्चा हो जाता है तो कहती है कि अभी तो बच्चे को संभालूंगी, तो बाहर कैसे जाऊँ, काम कैसे करूँ, क्योंकि जब तक महिला बाहर नहीं निकलेगी तो वो समाज से रूबरू नहीं होगा। ऐसे में हम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, महिला बच्चे वगैरह तो महिला एक जननी है, ये काम तो है ही है, उनका पहला है, लेकिन उसके बावजूद भी खाली एक ही काम को लेके बैठ जाए, ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि उनको और काम भी करना है। आगे अगर नहीं बढ़ेगी, खाली बच्चे को लेके बैठ जाएगी, घर को लेके बैठ जाएगी, महिलाओं में सच्ची ताकत है, उनको समझाने की जरूरत है। तो मैं महिलाओं को यही संदेश दूँगी कि आपके पास जितना टाइम है, दिन का 24 घंटा वो सबके पास है, उसी समय में से आप अपना टाइम टेबल बना के घर में कितना देना है, बच्चों के लिए कितना देना, समाज सेवा में कितना देना है, और क्या काम हमको करना है हमारे खुद के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ। महिला कर सकती हैं अगर वो चाहे तो, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम करें तो ये काम कर सकती है। महिलाओं को तो मेरा यही संदेश है, महिला दिवस चल रहा है, 8 मार्च को आएगा, लेकिन मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, महिला आगे बढ़े और मर्यादित तरीके से आगे बढ़े, और काम करे, संघर्ष करे, घर में भी करे, बाहर भी करे, समाज में भी करे, तभी जाके महिलाएं अच्छी बोल्ड और स्मार्टनेस बनेगी और अच्छा काम कर सकेगी। हमारी खास मुलाकात थी कटारा मैडम से, और जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही कि मर्यादित रहकर अपना टाइम टेबल डिसाइड करें, और किस तरह से आपको आपका जीवन यापन करना है ये आप डिसाइड करें। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जिस समाज के उत्थान के लिए काम करा, वो समाज वाकई में पिछड़ा हुआ था, आज़ादी के बाद से काफ़ी पिछड़ा हुआ था, पर अब लगता है कि समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है,
उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मैडम आपको, और स्वर्गीय कटारा साहब को भी आज हम इस बात का नमन करते हैं कि उनका प्रयास जो रहा वो वाकई में तारीफ काबिल था। आपको पुनः एक बार महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद, आपने हमारे साथ कीमती समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद।